धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। 1 वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, आदित्य सत्संगी, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदौरिया सर, Vineet Gaurji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में। हमारे साथ जुड़े शमिक मोइत्रा जी और एक थोड़ा अलग सा हटके टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पर वो पूरी दुनिया में इस वक्त छाया हुआ है। दादा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सबको फॉर ट्यूनिंग इन। दादा, आजकल जो अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड, इट्स इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट। रीअलाइनमेंट हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। जी देखिए, निवेश जो है वो हमेशा 2 चीजों को फॉलो करती है। एक है, लोग ये हमेशा लोगों को लगता है कि ये ग्रोथ को फॉलो करती है, यानी कि बढ़ोतरी को। ऐसा नहीं है। निवेश हमेशा निबद्ध होता है 2 चीजों पे। नंबर 1 है सिक्योरिटी, सेफ्टी, और दूसरा होता है ग्रोथ। दोनों चीजें चाहिए। अब इसका बैलेंस जो है वो आपके निवेश के टारगेट के ऊपर निर्भर है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए ये 2 चीजें, एक तरफ सिक्योरिटी सेफ्टी है, दूसरी तरफ ग्रोथ है। तो जिसको ज्यादा ग्रोथ के प्रति आकर्षण है वो थोड़ा सा इधर जाएगा, लेकिन सेफ्टी थोड़ा रखेगा। ऑल द वे उधर नहीं जाएगा, सेफ्टी को पूरा त्याग करके, या पूरा ग्रोथ को कंप्लीटली त्याग के इस तरफ नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 0 या बहुत ही कम रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे आप आओगे तो आपको रिटर्न तो बहुत मिलने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन वो एक जुआ है। फिर आपका सिक्योरिटी ऑलमोस्ट खत्म है या कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये जो है, इस संदर्भ में मैं बताता हूं कि पिछले साल जो निवेशक थे बड़े वाले, छोटे निवेशकों की बात नहीं करूंगा, बड़े निवेशक जिनके पीछे बाकी पूरे दुनिया का जो पूंजी है उसके पीछे ही भागती है, ट्रेंड्स के पीछे, वो एक तरह से असमंजस में थी कि लगाएं तो कहां लगाएं पैसा। तो अगर आप देखें, देयर वाज द ग्रोथ, बोलते हैं ना कि कितना निवेश किया आपने 2010 में, फिर 2011 में कितना किया, तो उसके बीच में जो इंक्रीज हुआ तो ग्रोथ हुआ निवेश में, और अगर डिक्रीज हुआ, एक साल 100 बिलियन लगाया, दूसरे साल 80 बिलियन लगाया, तो डिक्रीज हो गया ना निवेश में। तो पिछला जो साल था 2025, वो इतना एक अस्त व्यस्त साल था कि लोग ओवरऑल ग्रोथ नहीं हुआ निवेश में। जितनी मात्रा में निवेश 2023 और 24 में हुई थी, लगभग उसी मात्रा में निवेश हुआ ज्यादातर देशों में, ठीक है, लेकिन ग्रोथ की तरफ नहीं गया। यूएस में अगर आप देखें, वहां पे ब्लडबाथ ही हो गया एक तरह से स्टॉक मार्केट्स में, और भारतवर्ष में भी वाज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट का। उसके कई कारण थे। एक तो ये ट्रम्प साहब ने जो ये टैरिफ वाली उन्होंने ये जंग छेड़ दी, उसके रिपरकशंस कुछ थे, कुछ जियोपॉलिटिकल रिपरकशंस थे, युद्ध की स्थिति है कई जगहों पे, ट्रेड अस्त व्यस्त है, कुछ चाइना में जो घट रहा है उसका भी इसमें साफ वो नजर आता है, इसका प्रतिबिंब। वो ये है कि लोगों को लगता था कि चाइना एक स्थिर देश है, क्योंकि कम्युनिस्ट राष्ट्र है, पूरी तरह से कंट्रोल में है, और उसमें हर सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन 2 साल में, पिछले 2 साल में पर्टिकुलरली लोगों को ये प्रतीत हुआ है कि चाइना उतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वहां पे जैसे हम लोग सोना में पैसा लगाते हैं ना, चाइनीज लोगों का एक चीज है कि वो लोग आवास में, हाउसिंग में, रियल एस्टेट में बहुत पैसा लगाते हैं। मतलब द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्वाइस दैट ऑफ इंडिया, ट्वाइस। इंडिया में लगभग 15 से 17 इस रेंज में परसेंट, इस रेंज में लगता है निवेश,
चाइना में वही 30-35% है। आपका पूरा जो सेविंग्स है ना, लाइफ सेविंग्स, एक एवरेज मध्यवित्त या गरीब आदमी का, वो उसके घर पे ही लगा होता है। तो अगर वो सेक्टर कहीं पे हिल डुल गया तो वो पूरी अर्थव्यवस्था जो हिल जाती है। और वही हुआ। क्या हुआ कि चाइना ने उनका जो एक्सपोर्ट्स ग्रोथ है, अगर आप पिछले 10 साल से देखें, वो लगभग स्थिर है, कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का उनका बाजार है, उतना ही रहा है, उससे आगे बढ़ नहीं रहा है। और बड़ा भी है तो बहुत ही कम उस पे। वो जो पहले हो रहा था, इस साल 10% बढ़ा, अगले साल 12% बढ़ गया, वैसा समाप्त हो गया चाइना में। तो $4 ट्रिलियन के लगभग उसके आसपास उनका टोटल एक्सपोर्ट्स है, वही रहा है पिछले 8-10 साल में। अगर आप देखो तो कुछ खास तब्दीली उसमें आई नहीं है। और उनका जो टोटल वेल्थ ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स है, वो भी उसी अनुपात में वहीं पे टिका हुआ है। तो अब ग्रोथ नहीं है तो क्या करें? तो उनके सरकार ने लगभग वही किया जो उससे थोड़े छोटे स्तर पे भारतवर्ष में हो रहा है, क्योंकि भारतवर्ष में आवश्यकता थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर एक वीकनेस था भारतवर्ष में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी निवेश हुआ है पिछले 10 साल में, और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा भी है, हम सबको चारों तरफ प्रतीत भी होता है, दिखता भी है। पर चाइना में वो स्थिति नहीं थी। चाइना में लगभग 2000, आप कहें 2010-11 तक, उनका जो पूरा देश था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था। अब किसमें पैसा लगाएं? तो उन्होंने रियल एस्टेट पे वो सारा पैसा चला गया। ह्यूज वेट ऑफ कैपिटल जो सरप्लस था, प्लस जो नया मनी सप्लाई उन्होंने क्रिएट किया, वो सारा रियल एस्टेट पे उन्होंने लगा दिया। तो एक स्थिति ऐसी विकट बन गई कि जितने लोग हैं चाइना में, अब कुछ लोग कहते हैं कि चाइना में सिर्फ 600 मिलियन ही लोग ही रह गए हैं, 60 करोड़ लोग ही रह गए हैं। 140 करोड़ लोग नहीं है, 60 है या 70 है या 80 करोड़ लोग हैं। इससे ज्यादा कोई बोलता नहीं है जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं। चाइनीज खुद सरकार कह रही है कि शायद हमने 20 करोड़ ओवर एस्टिमेट कर लिया। लेकिन मकान उनके पास बन गए हैं 200 करोड़ लोगों के लिए। 200, 250 करोड़ लोगों के लिए मकान बन चुके हैं। तो उसका तो कभी भी वैल्यू बन ही नहीं सकता ना। अगर रियल एस्टेट। आपको, हाँ मतलब अगर आप मान लीजिए जैसे एग्रीकल्चर हो गया, आपके देश में आप 200 मिलियन टन अनाज उगाते हो, लेकिन कंज्यूम करते हो 130 मिलियन। तो ये 70 मिलियन टन का क्या करोगे? कुछ थोड़ा आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रख दोगे कि अकाल पड़ा तो काम आएगा, बाकी आप एक्सपोर्ट करोगे ना। अब रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है, वस्तु है, जो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि लोगों को विदेश से अट्रैक्ट किया जाए कि चाइना में आके अपना पैसा डाले, वहां पे घर खरीदे, पर ऐसे लोग कितने होंगे? इंसान तो वहीं रहेगा ना जो उसका खुद का देश होगा। दूसरे देश में जाके सेटल होने वाली स्थिति तो सिर्फ अमेरिका के सिवा और कहीं है नहीं। तो ज्यादातर लोग विश्व में अपने ही देश में रहते हैं, चाइना में कोई सेटल करने नहीं जा रहा है भारी मात्रा में। तो ये बिका नहीं, वो पड़ा हुआ है, वो एक स्टॉक है जो फ्लोटिंग स्टॉक है, जिसका कोई डिमांड ही नहीं है। तो क्या होगा? प्राइस नीचे जाएगा। प्राइस नीचे जाएगा तो जो सारा फाइनेंसिंग किया था पूरे विश्व में, आखिर मॉर्गेज के बेसिस पे ही तो फाइनेंसिंग होता है, तो वो सारा पैसा जो है वो डूबेगा। और वही हुआ चाइना में। एक के बाद एक तीन सबसे बड़े जो कंपनी थे, टॉप 3, वो तीनों के तीनों कोलैप्स हो गए। उनको फिर से रिफ्लेट किया, सरकार ने पैसा डाला, लोगों को फोर्स किया। वहां पे तो वही है ना, डंडा लगा के भी करते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, जो विदेश में जो निवेशक थे, अब देखिए विदेश मतलब मैं कह रहा हूं कि वेस्ट, बिकॉज वहीं से सबसे बड़ा पूल ऑफ कैपिटल आता है। वो सारे उन्होंने चाइना पे बहुत बड़ा बेट लगाया था। उनका जो टोटल पोर्टफोलियो वेट अगर देखें, पोर्टफोलियो मतलब आपके पास जो एक बास्केट है ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड सिल्वर इत्यादि, या फिर एनर्जी रिसोर्सेस हो, ये सारा इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें चाइना का जो वेट था ना, कई पोर्टफोलियोज में 30-35% तक था। यूएस वाज अबाउट 40%, चाइना वाज 30%। आई एम टॉकिंग जो बड़े बड़े निवेशक थे। यूरोप का कुछ 20% था, और छुट्टा पुट्टा जो है बाकी इंडिया में आता था, 4%, 5% इंडिया को भी देते थे। तो इसको रीबैलेंस करने की आवश्यकता पड़ गई। तो रीबैलेंस कैसे करें? जब आपको रीबैलेंस करना पड़ता है तो आप पहले क्या करते हो? आप उसको सेफ एसेट में पहले डाल देते हो। फिर आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई करते हो कि कहां डालने से हमको ग्रोथ और सेफ्टी का एक अच्छा मिश्रण मिलेगा, एक बैलेंस्ड हमको पोर्टफोलियो हम बना पाएंगे। तो आप दूसरे देशों को आइडेंटिफाई करते हो। निवेश करते टाइम पे आप दो चीजें देखते हो, एक तो होता है सेक्टर,
टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट वगैरह वगैरह, स्टील, जो भी है, ये सारे सेक्टर्स हैं। दूसरा देखते हो कौन से देश में, ये अलग अलग देश में ये सेक्टर्स अलग अलग तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप एक कंट्री एक्सपोजर लेते हो और फिर आप एक सेक्टर एक्सपोजर लेते हो। तो ये दोनों चीजें निवेशक जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स है वो करते रहते हैं। तो चाइना की स्थिति में क्या हुआ कि उनका जो टोटल वेट था उसको कम करना था। अच्छा, ये चीज जो है ये एक बहुत भारी मात्रा में पिछले साल के आखिरी क्वार्टर में होना चालू हुआ है। अब ये मैंने पूरा जो ये इतनी भूमिका बांधी, इसके साथ दो चीज और जोड़ के मैं भारतवर्ष पे आता हूं। नंबर वन, यूरोप। यूरोप इज फ्लैट लाइनिंग। इसका मतलब क्या है कि वो एक एक्स ग्रोथ इकोनॉमी है, वो अमीर है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि उनका जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि औसत आय हर एक व्यक्ति का, वो भारतवर्ष के 20 गुना के आसपास है, 15 से 20 गुना, देश पे निर्भर करता है। जर्मनी का 20 गुना है, ब्रिटेन का आप कह सकते हो 15 गुना है, एंड सो ऑन एंड सो। तो बट ये आय जो है वो बढ़ नहीं रहा है, और जो आय करने वाले हैं उनकी संख्या घट रही है, जिसका आप एक, मैं थोड़ा डाइग्रेस करूंगा, एक आप वो उसका देख रहे हो कि ये दूसरे देशों से लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसका क्यूरेशन, उसको अच्छी तरह सोचा समझा नहीं, तो अजीब अजीब लोग आ गए, ये सब सहारन अफ्रीका से या जो युद्ध पीड़ित देश है वहां से लोग आ गए जिनके पास स्किल्स नहीं है, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, इकोनॉमीज को और खोखला बना रहे हैं। ये उन लोगों को पता है, उनके देश में जो प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट क्लास है उनको भी पता है। तो अब यूरोप में इन्वेस्ट आप कर नहीं सकते हो भारी मात्रा में, नया इन्वेस्टमेंट नहीं, जो ऑलरेडी कर चुके हो वो तो है, नया इन्वेस्टमेंट कहां करोगे? अमेरिका में अगर आप करना चाहो, जो ट्रम्प डंडा मार के लोगों से करा रहा था, यूरोप को बोल दिया कि आप $600 बिलियन लगा रहे हो, जापान को बोल दिया आप 500 लगा रहे हो, भारतवर्ष को भी बोला आप 500 लगाओगे, लेकिन वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुआ है। इफ यू लुक एट रियलिटी जो है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैव रिड्यूस्ड। सेकंड, उनका जो टेक्नोलॉजी जॉब है वहां पे चर्न चल रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ द वर्क उसको ऑटोमेट कर दिया गया है, तो उसकी आवश्यकता है नहीं। अब आप कितने रेस्टोरेंट में जाके वेटर बनोगे, वो तो मतलब उसका भी एक लिमिट होता है ना। सर्विस इकोनॉमी, मैं एक बहुत ही अटपटा सा क्रूड एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन जो सर्विस इकोनॉमी है उसका भी एक लिमिट होता है। तो जब ये अमेरिका में ये चर्न चल रहा है, तो आप देखें उनका जो सबसे बड़ा, सबसे फेमस इंडिविजुअल निवेशक है वॉरेन बुफेट, उसने क्या किया है, उसने ऑलमोस्ट 25% ऑफ द पोर्टफोलियो उसने कैश में रखा हुआ है। 25%। टिपिकली एक पोर्टफोलियो में आप कभी भी 10 से 15% से ज्यादा कैश में रखते नहीं है, उसने 25% रखा है पहली बार। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका खुद का मानना है कि स्टॉक मार्केट जरूरत से ज्यादा आगे भाग गए थे यूएस में, जिसमें वो ज्यादातर निवेश करता था, तो अब उसमें से खींच के पकड़ के रखो, ये गिरेगा, जब गिरेगा फिर मैं वैल्यू के पीछे भागूंगा, वैल्यू स्टॉक्स मिलेंगे, लोअर वैल्यूएशन पे मिलेगा, फिर मैं उसको राइट करूंगा, इसलिए मेरे पास कैश होना जरूरी है, आवश्यक है। तो ये तो हो गया वॉरेन बुफेट। लेकिन आप अगर दूसरों को भी देखें, वहां पे क्या चल रहा है, वॉरेन बुफेट, ये चाइना में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उसने किया नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े निवेशक पूंजी हैं, जैसे आपका वैनगार्ड हो गया, स्टेट स्ट्रीट हो गया, फिडेलिटी हो गया, या फिर ब्लैक रॉक हो गया जो सबसे बड़ा है, ये सब के सब रीबैलेंस कर रहे थे अपना पोर्टफोलियो। अच्छा, इनके पास ऑप्शंस बहुत कम है। अफ्रीका में अभी भी राजनीतिक स्थिरता नहीं है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज अभी भी बहुत है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता नहीं है। यूक्रेन में युद्ध के चलते कुछ नए अपॉर्चुनिटीज खुल गए थे, तो उन्होंने वहां पे निवेश किया था 2022 में, लेकिन उसके बाद उनको अब दिख रहा है कि वो तो निवेश अटका हुआ है, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हो गए। रशिया को उन्होंने पूरा निकाल ही दिया कि रशिया में पैसे ही नहीं लगाने, तो उन्होंने अपना पैसा जो है या तो खींच लिया या बंद करके रखा हुआ। यूरोप में अपॉर्चुनिटी नहीं है, चाइना की स्थिति में बता चुका हूं, जापान भी यूरोप की तरह एक्स ग्रोथ है, वहां पे भी आप ज्यादा लगा नहीं सकते हो, आप कहां लगाओगे? बड़ी इकोनॉमी एक ही बचती है, वो है भारतवर्ष। टॉप 5 में तो ये अकेली इकोनॉमी बचती है। तो अब यहां पे चाहे सरकार की नीतियां कुछ भी हो, जो एक डायनामिज्म है, बेसिक डायनामिज्म है, उसके चलते भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था जो है वो आगे ही जा सकती है, नीचे नहीं जा सकती। हाँ, उसका बढ़ना कभी स्लो हो सकता है, कभी फास्ट हो सकता है, वो अलग बात है, वो नीतियों पे आधारित है, या फिर जो भू राजनैतिक स्थिति है हमारे इर्द गिर्द उस पर आधारित है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन ये है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूं दर्शकों को कि पिछले क्वार्टर यानी अक्टूबर दिसंबर और अभी जो चल रहा है जनवरी मार्च,
ये जो साल के आखिरी क्वार्टर है फिस्कल ईयर के, इसमें भारत की तरफ ये एकदम शिफ्ट हो चुका है। एवरी सिंगल बिग फंड भारतवर्ष को पॉजिटिव भी देख रही है और यहाँ पे एक भारी मात्रा में निवेश होने वाला है। उसके कुछ कैविएट्स हैं, कुछ मतलब उसकी विपरीत मैं कुछ कहूंगा, वो भी हमें जान लेना चाहिए। तो इसके उसका नतीजा क्या होगा वो भी मैं बता देता हूं। उसका नतीजा ये होगा कि आप देखेंगे कि 3 चीजें होंगी। नंबर 1, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बाकी जो स्टॉक एलाइड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसमें भारी उछाल आएगा फिर से, और ये साल के मध्य तक मुझे लगता है एक रैली पॉइंट आएगा। नंबर 1 ये है। दूसरा ये है कि साल के मध्य तक क्यों? क्योंकि आपने चाइना से हटा के आप फिर से अलग डायरेक्शन ले रहे हो, तो आपको पोजीशन बिल्ड करने में भी टाइम लगेगा ना। जैसे पोजीशंस बिल्ड हो जाएंगे तो पैटर्न एस्टैब्लिश होगा, पैटर्न जब एस्टैब्लिश होगा फिर रैली करेगी। तो ये मैं बता रहा हूं। दूसरा, आप देखोगे कि कुछ एकदम नए ट्रेडिंग सेंटर्स खुल के आएंगे। एक मेरे ख्याल से यूरोप के साथ एक टाई अप कर लिया गया है, जिसके चलते वहां के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और यहाँ पे जो हैं प्लेटफॉर्म्स, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे इलेक्ट्रॉनिकली। तो 2 चीजें हो रही हैं। एक तो इंडिया से यू विल बी अलाउड टू इन्वेस्ट देयर एंड वहां से इन्वेस्टमेंट विल बी अलाउड हियर, और गिफ्ट सिटी एक इसका माध्यम बनेगा। नया एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है विच विल बी यूज्ड, एंड दैट्स ऑलरेडी बीन पुट इन प्लेस। दूसरा, सॉरी, ये दूसरा हो गया। तीसरा, आप देखेंगे कि भारतवर्ष में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स की संख्या और मात्रा बढ़ने वाली है। इसका मतलब है मात्रा और संख्या में फर्क है। मात्रा मतलब कितने डॉलर या कितने पाउंड या जो भी है विदेशी निवेश, और सॉरी, ये संख्या हो गया। दूसरा मात्रा ये है कि किस वॉल्यूम में आएगा, एक एक टाइम पे कितना आएगा। तो मतलब एक हो सकता है कि आप हर दिन $2 बिलियन, $2 बिलियन, $2 बिलियन, ये हो रहा है। दूसरा है कि सडनली एक झटके में 100 बिलियन आया, फिर 60 आया, अलग अलग समय पे। तो वो है मात्रा। तो किस मात्रा पे आएगा वो, तो मात्रा बहुत भारी होने वाली है। एक झटके में नहीं आएगा, लेकिन आप कह सकते हो कि एक लंप जिसको कहते हैं ना, एक बड़ी तादाद में एक इकट्ठे कुछ आ जाए, फिर बड़ी तादाद में कुछ दिनों के बाद आ जाए। तो ये आप सिलसिला देखोगे कि इस साल के मध्य से शुरू होके अगले 2 साल तक चलेगा। अब आते हैं कि ये क्यों होगा। एक तो मैंने बता दिया जो ठीक है, अस्त व्यस्त है, चाइना में कमजोरियां हैं, यूएस में इश्यूज हैं। जो जिसको गायत्री जी अदृश्य राज्य कहती हैं, मैं नेपथ्य राज्य कहता हूं। नेपथ्य राज्य जो है वो उसने स्टांस चेंज कर लिया। उसके कुछ हमें इंगित मिलते हैं। एक आप देखिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको लिस्ट किया जा रहा है, उसका आईपीओ आ रहा है। उसमें एक नाम आपको रॉथस्चाइल्ड का भी दिखेगा। रॉथस्चाइल्ड अकेली नाम नहीं, अकेले वो नहीं है। हाँ, सॉरी, कई सारे डीप स्टेट के इन्वेस्टर्स हैं इस बार आईपीओ में, जितना मैं हाँ, मतलब मैं रॉथस्चाइल्ड का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो एक बहुत सॉलिड सिग्नल है। क्योंकि बाय द वे, रॉथस्चाइल्ड भारतवर्ष में 20 साल से काम कर रही है। एनएम रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो फंड वाला नहीं है, दिस इज द इन्वेस्टमेंट बैंक जो एडवाइजरी है। क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा रोलोडेक्स है दुनिया का। रोलोडेक्स मतलब नेटवर्क कनेक्शंस विद अदर फंड्स, विद अदर इन्वेस्टर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो रॉथस्चाइल्ड एक बार करती है या एडवाइस करती है, टिपिकली लोग उसके पीछे दौड़ जाते हैं। तो रॉथस्चाइल्ड को टिपिकली उनके स्किल्स के लिए नहीं रखा जाता है। ये नहीं कि दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, लेकिन वो सबसे अच्छे, सबसे नेटवर्क बैंकर्स अवश्य है। तो उनको ये भार दिया गया है, और बाकी दूसरे बैंक्स भी हैं, दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये कोई मतलब आम कंपनी नहीं है। ये मतलब किसी साधारण व्यक्ति का एस्टैब्लिश किया हुआ कंपनी जो 4,000 करोड़ का आईपीओ, वो नहीं है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो एक तरह से हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, बहुत महत्वपूर्ण, शायद सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक मार्केट के। तो उसमें इनको भार दिया गया है। इसका मतलब कहीं पे तो एक सांठगांठ बन चुका है ना नेपथ्य राज्य के साथ। दूसरा, ब्लैक रॉक भारतवर्ष में एंटर कर चुकी है। किसके साथ? अंबानी जी के साथ। तो भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है, उसके साथ मिलके ब्लैक रॉक यहाँ पे घुस रही है।
ब्लैक रॉक के पीछे कौन खड़ा है? ब्लैक रॉक के पीछे ही रॉथस्चाइल्ड वगैरह यही लोग खड़े हैं ना, इन्होंने ही तो एस्टेब्लिश किया था। रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, दीज आर द पीपल बिहाइंड इट। तो अदृश्य राज्य या नेपथ्य राज्य इसके पीछे है। तो ये जो साइंस है ना, जो साफ नजर आ रहे हैं। अच्छा, फिडेलिटी ने अपना दुकान बंद कर दिया था भारतवर्ष में और फिर से खोल रही है। फिडेलिटी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। स्टेट स्ट्रीट यहां पे आ रहा है, वैनगार्ड यहां पे आ रही है। तो इसका मतलब तो साफ है ना, क्यों आ रहे हैं? अगर यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, डेड इकोनॉमी, तो नहीं आते ना। तो ये लोग आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने इंडिया पे बेट लगा दिया। इंडिया पे 3 बड़े बेट लग रहे हैं। एक है बिग टेक का। अच्छा, इसमें कुछ रिजर्वेशन है मेरे, वो एक और टॉपिक बन जाता है। एक बिग टेक का है, दूसरा आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और तीसरा जो है न्यू मैन्युफैक्चरिंग, न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हो। ये 3 बेट्स लगने वाले हैं और निवेश जो है अधिकतर आपका वेस्टर्न इंडियन कोस्ट, इंडियन वेस्ट कोस्ट और साउथ की तरफ ही जाएगा, और वही जा रहा है, वहीं पे सारे डील साइन किए गए। अच्छा, ये दूसरा फेज है। पहले फेज में इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स हुए थे ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्स बेस्ड कंपनीज में हुआ था। यानी एल्यूमिनियम कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी, माइनिंग कंपनीज, ठीक है, और कुछ टेक्नोलॉजी, लेकिन वो इंडिया में कम हुआ था, विदेश में ज्यादा हुआ था। वो नैस्डैक पे इन्होंने अपना एडीआर वगैरह निकाला था। लेकिन अब जो है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, एक डायरेक्ट लिंक बन रहा है इनके प्लेटफॉर्म के साथ, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पैसा लगा सकते हो। वो कॉम्प्लिकेटेड एडीआर बनाने की जरूरत नहीं, सीधा लगाओ, यहीं से निकाल के ले जाओ पैसा। तो वो भी बन रहा है। सो दीज 3 सेक्टर्स विल बेनिफिट मैसिवली। और चौथा है आपका फार्मा एंड हेल्थ केयर। फार्मा एंड हेल्थ केयर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी हैव बीन पम्प्ड इन बाय प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी इज नॉट पब्लिक इक्विटी। तो स्टॉक मार्केट में आने से पहले जो बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं या फार्मा कंपनीज हैं, उसमें प्राइवेट इक्विटी का पैसा निवेश हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी एक रैली आने वाली है, पब्लिक मार्केट्स में निवेश होने वाला है। तो उसी के पहले प्राइवेट इक्विटी वाले इसमें पैसा लगाते हैं। मैं खुद एक बहुत पुराना प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हूं, तो मैं ये आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि यही हो रहा है। सो आप देखें, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, फार्मास्यूटिकल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में अब डेटा स्टोरेज भी आ जाता है। इन सब चीजों में बहुत भारी निवेश हो रहा है। हमारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, सेटलमेंट प्लेटफॉर्म्स, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स, इस सब में भी बहुत निवेश हो रहा है। तो ये एक आपको स्थिति दर्शाती है कि एक रीबैलेंसिंग हो रहा है। द वेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो चाइना की दिशा में बढ़ रही थी, थोड़ा सा रीबैलेंस हो गया, थोड़ा नहीं, काफी हद तक रीबैलेंस होकर इंडिया की तरफ आ रहा है। सी, एक चीज तो तय है कि ये 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होने से इसको कोई रोक नहीं सकता। कब होगा वो छोड़ देते हैं, पर होगा जरूर, अवश्य होगा। अब जो निवेशक है वही सोचेगा कि मैं इसमें बहती गंगा में मैं भी ना डुबकी लगा लूं, और मैं इसमें और थोड़ा सा निवेश करूं तो ये जल्दी हो जाएगा, उसका फायदा भी मुझको ज्यादा जल्दी मिलेगा, एग्जिट्स भी आएंगे, या अपना पोजीशन जो है मार्केट में, वो उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। सो ये पूरा एक वैल्यूएशन गेम चलने वाला है। प्लस भारतवर्ष की जो संभावनाएं हैं उस पे स्टेक डालने की बात है, और वो एक क्लियर कंसेंसस, मैं कह रहा हूं क्लियर कंसेंसस नजर आ रहा है। पहली बार पिछले 5 वर्ष में मैंने ये कंसेंसस नहीं देखा था। मोदी जी के पहले टर्म में या दूसरे टर्म में तो नहीं था, इस वक्त हो रहा है। तो ये नेपथ्य राज्य का किया धरा है, एक कुछ सांठगांठ या साझेदारी या कुछ जो भी है, अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, और इसी के चलते ये हो रहा है। और दूसरी स्थिति ये है कि जो बाकी देश अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अमेरिका में तो एक ही वन ट्रिक पोनी बन गया ना, एक ही घोड़ा है वहां पे उस रेस में। एआई 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 एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, डेटा स्टोरेज, पृथ्वी का बलात्कार करो, रिसोर्सेस वो एक्सप्लॉइट करो, लिथियम लेके आओ, ठीक है, वो सब चल रहा है। तो वो एक वन ट्रिक पोनी बन चुका है। टू द एक्सटेंट ट्रम्प हैड टू पास एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक बिल ला रहे हैं वो, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो डेटा स्टोरेज और कंप्यूट है, उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को अलग रखेंगे, सिविलियन अलग रखेंगे। नहीं तो वो वहां पे ब्लैकआउट्स एंड ब्राउनआउट्स होने लगा था, बिकॉज दोज थिंग्स आर सोकिंग अप सो मच एनर्जी कि सिविलियंस के लिए नहीं बच रहा था। सो दैट्स द वे दैट इकोनॉमी इज गेटिंग स्ट्रक्चर। तो उनका स्ट्रक्चर उस तरफ चला गया है। भारतवर्ष में ये नहीं हो रहा है। भारतवर्ष मेरे ख्याल से एक बैलेंस्ड अप्रोच है, क्योंकि हम लोग फ्रूगल लैंग्वेज मॉडल्स ला रहे हैं। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल और फ्रूगल में मैं
ये करके मैं इसके साथ वापस जोड़ के समाप्त कर देता हूं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में क्या है कि एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहा है, यानी कि वो सब कुछ कर सकता है। वो इस पे हवाई रॉकेट भी छोड़ सकता है और समुद्र में भी जा सकता है, आप खनन का कार्य भी कर सकता है, आपके लिए नए नए खिलौने भी बना सकता है और आपको मीठी मीठी कहानियां भी सुना सकता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। तो वो एक हरफन मोहल्ला की तरह वो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही वेस्टफुल और इनएफिशिएंट तरीके से। फ्रूगल एलएलएम या फिर आप स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स कह लें उसको, उसमें क्या है कि अगर हमारे जीवन में हम 100 कार्य करते हैं, हर एक कार्य के लिए एक एप्लीकेशन, तो हर एक एप्लीकेशन के लिए आपको इतने बड़े मॉडल की आवश्यकता नहीं है, उस एप्लीकेशन के लिए आप एक स्पेसिफिक मॉडल बना दें। जैसे मैं मिजोरम में जाके मिजो भाषा में बात करना चाहूं, तो वो सर्वम एप्लीकेशन से या किसी और लोकल एप्लीकेशन से मैं वो ट्रांसलेट करके बात कर सकता हूं, उस टाइप की चीजें। या फिर आपको दस्तावेज ट्रांसलेट करना है या दस्तावेज को चेंज करना है अपने लैंग्वेज में, या उसका एनालिसिस करना है बहुत फास्ट, तो ये सब जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं वो भारतवर्ष में विकसित हो रही हैं बहुत ही सक्सेसफुली। मैं अच्छे से पढ़ गया, 2 कंपनियां मैंने देखी हैं रिसेंटली, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। एक का रेवेन्यू था 18.6 करोड़ 2023 में, उसका आज रेवेन्यू है 44.2 मिलियन डॉलर्स, विच मींस कितना हो गया, 9 के हिसाब से 400 करोड़ के आसपास। 18.6 करोड़ से 400 करोड़ कैसे किया? बिकॉज दे डेवलप्ड अ मॉडल, एक फ्रूगल लैंग्वेज मॉडल बनाया। दूसरा, दे आर हेल्पिंग कंपनीज ट्रांसफॉर्म, कि अगर आपको एआई यूज करना है, अपना प्रोडक्शन प्रोसेस, वर्क प्रोसेस चेंज करना है, तो कैसे करोगे, उसका कंसल्टिंग। ये सब इतना डिमांड है कि वो लोग उस दिशा में बढ़ गए। और इसी से मैं लोगों को ये भी बताता हूं कि अगर आपको कोई बताता है कि इंडियन आईटी इज डेड, दे आर द बिगेस्ट फूल्स ऑन अर्थ, लाइक सैम ऑल्टमैन। लिसन मोर टू एंथ्रोपिक, दे आर मोर प्रैक्टिकल, दे आर मोर सुलझे हुए लोग हैं than what Sam Altman has been saying। वो तो बोलता है कि इंडिया में कुछ हो ही नहीं सकता, करके दिखा दिया ना, उसका मुंह एकदम छोटा हो गया था इस बार कॉन्फ्रेंस में। उसका कारण ये था कि उसको खुद ही देखा उसने कि यार यहाँ पे तो बहुत कुछ हो रहा है, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। तो अब ये जो मैंने कहा एआई, लार्ज लैंग्वेज, स्मॉल लैंग्वेज, उसका ये है कि भारतवर्ष में वेस्टफुल इनएफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, वो एक अच्छी बात है। जो भी हम लोग निवेश करते हैं ना, चाहे मेरी तरह कोई हो जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर रहा हो और अब एंटरप्रेन्योर है, या फिर जो स्टॉक मार्केट में करते हैं, हमेशा हम एक चीज देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल। आप बिना उसको देखे कैसे निवेश कर सकते हो? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपका नहीं आ रहा है तो ये सब बकवास है। ब्रांड दिस दैट, हाँ ब्रांडिंग होना चाहिए, ब्रांडिंग से आपको वैल्यू मिलता है, यू गेट अ हायर प्राइस पॉइंट। लेकिन सिर्फ आप उस पर इन्वेस्ट करोगे या बोलोगे कि मैं ताजमहल बना रहा हूं इसलिए मेरे को 30 टेरावाट्स एनर्जी चाहिए, तो ये तो ठीक नहीं है ना। आप किसके लिए बना रहे हो प्रोडक्ट भैया? आप मानव के लिए बना रहे हो, आप एआई को सर्विस करने के लिए प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो। तो वो बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो शायद भारतवर्ष में होता हुआ नजर आ रहा है। इट माइट बी द लास्ट कंट्री, लास्ट मेजर इकोनॉमी पूरे विश्व में जहां पे थोड़ा बहुत बैलेंस है अभी भी लोगों में। उसका कारण तो वही है, मैं कहूंगा कि जो हमारी जो संस्कृति है वो सनातन है, वो हर चीज को मेंटेन करना चाहती है। विष्णु का यही तो रूप है ना, विष्णु क्या करते हैं? विष्णु कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। शिव जी आके वो क्रिएटर भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं, लेकिन विष्णु कंजर्व करते हैं। तो दोनों चीजें हमारे यहाँ पे तो बैलेंस है। तो ये जो है ये हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ, ये हमारे डीएनए में है। इसलिए मुझे तो लगता है कि ये जो निवेश की दिशा बदली है भारतवर्ष की ओर, जिसके संकेत और इंगित हमें बहुत साफ नजर आ रहे हैं, ये इसके चलते इट्स अ गुड साइन। हाँ, बस इसमें कैविएट वही बताऊंगा कि ईरान में अगर युद्ध हो गया तो उससे कुछ डेफिनेटली थोड़ा सा रुकाव आएगा, ठहराव आएगा, या फिर अगर ये स्थिति जो है गल्फ वाली वो और बिगड़े, गल्फ नहीं सॉरी, मेरा मतलब है मैं कहना चाह रहा था साउथ चाइना सी, नॉट गल्फ, साउथ चाइना सी में अगर स्थिति बिगड़े, मतलब युद्ध की स्थितियां जो है, या भारतवर्ष के इर्द गिर्द भी अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए, लॉन्ग टर्म हमारे लिए अच्छा है, बट इमीडिएट रिपरकशंस के बहुत बुरे होने वाले हैं। ये सब चीजों के चलते ये रिस्क्स हैं, लेकिन ओवरऑल दिशा सही है और अच्छा है। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक ही रहूंगा थोड़ा सा।
जी, जी। थैंक यू सो मच दादा फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स को रिमाइंड कर दूं 14-15 मार्च को दादा का इंटरोगेशन या दादा का इंटरव्यू जो भी आप कहें वो होने वाला है। क्रॉस क्वेश्चंस, लॉट ऑफ इंक्वायरीज, क्वेरीज जो भी आप करना चाहें 14 को मिलेंगे। और क्यूआर कोड स्क्रीन के ऊपर है, आप यहाँ से स्कैन करके पासेस ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए एक नया हमने स्लॉट ऐड किया है। तो जो लोग उस सेक्शन से हैं, उस फील्ड से हैं, वो आ सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, पर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मदद या सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।